जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पूरे इकोनॉमिक्स में हमें 3 लॉ पढ़ना है, तो उसमें से आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिमांड एनालिसिस चैप्टर जो है इसमें हमें 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दूसरा है टाइप्स ऑफ डिमांड, तीसरा है लॉ ऑफ डिमांड और चौथा क्वेश्चन है चेंजेस इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इसमें सारे बच्चों को पता होगा कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन किस तरह का है। बता सकता है आप में से कोई डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा है? कैसा है डिमांड और प्राइस का रिलेशन? डिमांड बढ़ेगी तो सर उसका प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। ये बोल रहा है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। टोटली रॉन्ग है ये, क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन है। जब डिमांड बढ़ रही है मतलब प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसने क्या कहा कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कहां पर होता है? लॉ ऑफ सप्लाई में होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सेलर का है। हर सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा रेट में ज्यादा सप्लाई करूं, बट इसमें देखेंगे आप लोग, मैं आपको डायग्राम के थ्रू लॉ ऑफ डिमांड पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स यानी इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर सपोज कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और उसी चीज को अदर वर्ड्स में अगर बोलेंगे तो प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। हम लोग टेबल के जरिए इसको समझेंगे। यहां पर आप ले लो प्राइस पर केजी और यहां पर आप ले लो क्वांटिटी इन केजी। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्राइस है ना 50 रुपीज है, किसी भी चीज का प्राइस ले लो आप, 50 रुपीज पर केजी है, तो आप 2 केजी की डिमांड कर रहे हो। कितनी डिमांड कर रहे हो? 2 केजी। अगर वही प्राइस 52 रिड्यूस होकर 40 हो गया तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अभी आपका जैसे जैसे और प्राइस में रिडक्शन होगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज होगा। 4 to 6, यहां पर 20 होगा तो यहां पर आपका डिमांड 8 केजी हो जाएगा। और अगर 10 रुपीज पर केजी मिलेगा तो आपका डिमांड 10 केजी हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे हो। अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, जैसे जैसे इसका प्राइस क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और अदर वर्ड्स में आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ रहे? यही आपका लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है कि other thing remaining constant when the price of commodity increase demand reduce decrease, price of commodity decrease demand increase। अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझेंगे कि इसको ग्राफ के थ्रू, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो टोटल 4 मार्क्स के लिए आएगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड आएगा। और अगर ये लास्ट वाला क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या एक्सेप्शन, तो टोटल आपके 8 मार्क्स कवर होंगे वहां पे। 4 मार्क्स लॉ पर और 4 मार्क्स अजम्पशन या एग्जेप्शन पर। देखो एग्जाम में स्टूडेंट्स लोग गलती क्या करते हैं पता है? उनको पता होता है कि ये आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो उसमें टाइम वेस्ट करते हैं ज़्यादा लिखने में। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 पेज लिखना है। अभी अगर आप सपोज यही लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये इसका 1 पेज पर इसका टेबल और ग्राफ आ जाएगा और हाफ पेज पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। किसका एक्सप्लेनेशन? टेबल का। ये टेबल में जो चीज़ आपने लिखा है इसी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ डिमांड। क्या लिखना है? पता है किसी स्टूडेंट को डिमांड का जो फॉर्मूला है क्या है? वही मीनिंग है डिमांड का। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू विलिंगनेस टू बाय परचेस। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? डिमांड। तो आइए हम लोग अभी ग्राफ सीखते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है? इसी टेबल को देख के ग्राफ बनाना है। यहां पर आपका आएगा ऑन वाई एक्सेस पे क्या आता है? प्राइस। ऑन एक्स एक्सेस पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्वांटिटी डिमांड। तो यहां पर हम लोग प्राइस लिख रहे हैं तो प्राइस यहां पर देखना है कि आपका प्राइस जो 50 रुपीज तक मैक्सिमम है, 10 से स्टार्ट है, तो 10, 20, 30, 40 और 50। ये जो नंबर्स है ना ये अपने ओन वर्ड में भी आप ले सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्या है आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड क्या होती है? रिड्यूस। या प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज। बस वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए
अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखो प्राइस कितना था 50 पर केजी और डिमांड कितनी थी आपकी 2 केजी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये ग्राफ ज्वाइन होगा। अब जैसे देखो डिमांड, यहाँ पर प्राइस रिड्यूस हुआ तो डिमांड क्या हुई, इंक्रीज। देखो प्राइस 30 है, डिमांड कितनी है आपकी 6 केजी। प्राइस और रिड्यूस हुआ 20 पर आ गया, डिमांड इंक्रीज हो गई। प्राइस और रिड्यूस हुआ, डिमांड इंक्रीज। समझा आप लोग को ग्राफ। अब ये डाउनवर्ड स्लोप, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डिमांड का जो स्लोप है वो क्या होता है, तो डाउनवर्ड स्लोप है, लेफ्ट टू राइट। इसका अपोजिट होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में जो सप्लाई का कर्व होता है वो अपवर्ड होता है। तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे का अपोजिट है। डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। हर कस्टमर, ऐसा आप लोग क्या है, कस्टमर है, आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर रेट कम होगा तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और अगर रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या करेंगे। तो यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। सबको समझ में आ गया, सिंपल है। और अगर इसी के साथ एग्जाम में एक अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आता है। अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको अज्यूम करने से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। यानी लॉ ऑफ डिमांड सिंपल वर्ड में बात करता है कि जो भी डिमांड में चेंजेस होगा उसका एक ही रीज़न होना चाहिए, प्राइस। प्राइस के अलावा अगर कोई अदर रीज़न है डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करने में, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके अजम्पशंस होता है नो चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज प्रोडक्शन टेक्निक। समझ रहे आप। इसके अजम्पशंस के जो पॉइंट्स हैं वो आपको अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर जैसी है वैसी ही रहे, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है। किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड? तो इसका अजम्पशन और एक्सेप्शन का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अजम्पशन में और एक्सेप्शंस में क्या क्या चीज़ें आती है। और एग्जाम में आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है, चाहे अजम्पशन का पॉइंट आए चाहे एक्सेप्शंस का पॉइंट आए। समझ में आया। ये कितने मार्क्स आपको एग्जाम में यहाँ पे कवर होंगे, 4 मार्क्स। अगर आपको, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि पूरी टेक्स्ट बुक में 3 लॉ है। लॉ ऑफ DMU यानी जिसे हम लॉ ऑफ यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये 3 में से 2 लॉ ज़्यादातर 100% चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का अजम्पशन और एक्सेप्शन कवर करेंगे।